हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर, एक नई यूनिट केमिस्ट्री क्लास +1 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। ये चैप्टर आपको हर टाइम आना चाहिए अगर आपको +2 और आपको +1 के बची हुई यूनिट को आपको समझना है तो। चाहे पहला या दूसरा लेसन आपको समझ में आया हो या ना आया हो, उससे कम फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तो पड़ता है अगर नहीं समझ में आया तो, बट अगर ये चैप्टर नहीं समझ में आया, इसका मतलब आपके जो साइंस की जो नींव है या हम कहें केमिस्ट्री की जो नींव है, वो आपकी वीक बनेगी। फिर उस पर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग लाइक ए महल खड़ा नहीं कर सकते। बट अगर आपने ये चैप्टर, केवल +1 के 5 चैप्टर बताऊंगा बच्चों, और 5 चैप्टर में से ये पहला चैप्टर है और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी आपकी रूट्स है, जड़ है, नींव है वो। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा मैं आपको 5 चैप्टर बताऊंगा, 5 यूनिट बताऊंगा जो आपको 100% आनी चाहिए। और उनमें से ये पहली यूनिट है, यूनिट नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये आपकी केमिस्ट्री की नींव को तैयार करेगी। नींव मजबूत होगी तो आप उसके ऊपर कितने भी बड़ा महल खड़ा कर सकते हैं। और उस महल के अंदर कौन रहेगा? सिर्फ और सिर्फ आप। तो चलिए आज हम उस नींव को मजबूत करते हैं, नींव को बनाते हैं, ताकि हम उस पर एक बहुत बड़ा महल हम खड़ा कर पाएँ, जिसके बाद हम चैन की सांस लेंगे उसके अंदर। तो इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, पहले वो जान लेते हैं। हिस्ट्री पढ़नी है पीरियोडिक टेबल की। जन्म कैसे हुआ पीरियोडिक टेबल का? जो 118 एलिमेंट्स है उनको हम याद कैसे करेंगे? आप सोच रहे 118 एलिमेंट्स याद भी करने हैं क्या? जी हाँ, डेफिनेटली आपको 118 के 118 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। कैसे याद होंगे? हम हैं आपको याद करवाने के लिए। फाइंडिंग पीरियड ब्लॉक ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। मैंने कहा गोल्ड, गोल्ड का पीरियड नंबर बताइए, गोल्ड का ब्लॉक नंबर बताइए कि टेबल में कहाँ होगा। और ये सारे आज के लेक्चर में नहीं होंगे बच्चों, इस यूनिट की बात करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। जेड इफेक्टिव प्लस स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव प्लस स्क्रीनिंग इफेक्ट। एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक टॉपिक रह गया होगा, कोई बात नहीं, ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, काफ़ी फ़र्क होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, बट कई बार हम एक ही मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बोथ आर डिफरेंट। टॉपिक अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हमारा है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। 7 या 8 टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं, ये आज का टॉपिक रहेगा। हर लेक्चर के अंदर एक टॉपिक जरूर डिस्कस करेंगे, चाहे लेक्चर लंबा हो। तो 8 या 9 जो हमारे टॉपिक है, तो 8 या 9 ही वीडियो बनाऊंगा। और इस 8 और 9 वीडियो के अंदर, यानी इन 8 या 9 दिन के अंदर ही हम अपना चैप्टर क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले आता है लेवेजर क्लासिफिकेशन, दूसरा आता है डोबरनाइट राइट्स, तीसरा आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, चौथा आता है लोथर मेयर करो, और पांचवा आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इस 5 में भी जिसके आगे इंपॉर्टेंट लगा हुआ है उनको नहीं छोड़ सकते आप। भले ही आपको मुश्किल लगे, पर जो मुश्किल रास्तों से गुजर जाएगा उनके आगे आने वाले रास्ते कैसे बन जाएंगे? आसान बन जाएंगे, सुगम बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमें 5 टॉपिक आज डिस्कस करने। तो बिना देरी करते हुए इन 5 टॉपिक को स्टडी करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर? इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, फेलियर या ड्रॉबैक्स, कमी क्या रही उसके अंदर, कोई अगर ट्रिक बनती है तो उसके लिए ट्रिक भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक फर्स्ट, लेवोइजर क्लासिफिकेशन। इस साइंटिस्ट ने केवल 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेटल्स, एक होता है नॉन मेटल्स। पहला साइंटिस्ट
सबसे पहले क्लासिफिकेशन कैसे किया, केवल एलिमेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, मेटल्स नॉन मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल्स। किसको मेटल बोला, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, किसको नॉन मेटल बोला, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। जो एलिमेंट मेटल लॉस करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं, यानी उससे पॉजिटिव चार्ज आता है, ऐसे याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो वो मेटल्स हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव वो आपकी नॉन मेटल्स है। फेल क्यों हो गया, क्योंकि बाद में हमें पता चला कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं बच्चों, मेटलॉइड्स, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण होते हैं मेटलॉइड्स। उनको फिर कहाँ रखा, दो कैटेगरी बनाई इन्होंने थे कि जितने भी एलिमेंट्स हम डिस्कवरी कर रहे हैं उनमें मेटल्स होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, बट मेटलॉइड्स कहाँ गए, तो इसलिए ये फेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है डोबरनायर ट्राइड्स। डोबरनायर ट्राइड्स जो है, ट्राइड का मतलब होता है हिंदी में त्रिक कह सकते हो, यानी तीन, ट्राई तीन के लिए होता है। ठीक है, जैसे आपने एक ट्राईपॉड स्टैंड नाम सुना होगा, है ना, तो इसका मतलब क्या, ट्राई का मतलब होता है तीन। तो इन्होंने तीन ग्रुप बनाए बच्चों, कितने ग्रुप बनाए, तीन ग्रुप बनाए। ठीक है, और प्रत्येक ग्रुप के अंदर तीन एलिमेंट रखे, जैसे ऐसे ग्रुप बनाया और इस ग्रुप के अंदर भी तीन एलिमेंट रखे, जैसे पहले में लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम। ठीक है, इस तरह से। तो इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो ग्रुप बनाया उनमें एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी पहले वो रखा जिसका मास एटॉमिक वेट कह सकते हो आप कम है, हल्का है, फिर वो रखा जिसका एटॉमिक वेट क्या आपके पास ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा वाला रखा। तो आपके पास इस तरह से लिथियम सोडियम पोटासियम रखती है। फिर बोला कि जो वेट होता है, वेट आएगा मिडल एलिमेंट का, वो एवरेज आएगा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का। जैसे सोडियम का वेट निकालना है तो लिथियम का वेट मतलब 7, सोडियम का वेट मतलब 39, उनका एवरेज कर दूं 46 डिवाइड बाई 2, इसका सॉल्यूशन किया, आंसर आ गया 23। और सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23। यानी वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से लिखा लिथियम सोडियम पोटाशियम, और लिथियम सोडियम पोटाशियम, लिथियम का 7, सोडियम का 23 और पोटाशियम 39, कैसे आएगा, इनका मीन निकालना। इसी प्रकार क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वैसे तो ब्रोमीन का 80 होता है बट 81.2 आया, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेटली आ गया। जो मीन आएगा वो मिडल एलिमेंट का अप्रोक्सीमेटली आपका एटॉमिक वेट होगा। ये डोबरनायर ट्राइड्स था। फेल क्यों हुआ? जब हम बात करें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की, तो इनका अगर फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19, ब्रोमीन का 80, इनका मीन निकाला, आंसर है 49.5, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5। सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था। ऐसे नहीं था भाई किसी भी तीन एलिमेंट को हम अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, किसी भी तीन एलिमेंट को, और उनको एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर दें तो वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट आए, जरूरी नहीं। इसलिए इसको क्या हो गया, फेल। छोटी छोटी लाइनें। सबसे पहले साइंटिस्ट जो लेवेजर साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, केवल दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटलॉइड्स के कारण ये फेल हो गया। डोबरनायर ने क्या किया, तीन ग्रुप बनाए, तीनों ग्रुप के अंदर एलिमेंट रखे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट के हिसाब से, और इन्होंने ये भी बताया कि वेट आएगा जो मिडल एलिमेंट का वो अर्थमेटिक मीन होगा जो इस ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट होंगे। हमने दो ग्रुप देखे भी, जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन था, लिथियम सोडियम पोटाशियम था। उन जो ग्रुप के अंदर जो मिडल एलिमेंट का जो वेट था वो अर्थमेटिक मीन आ रहा था फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का। बट किन्हीं तीन एलिमेंट को हम ऐसे एक ग्रुप में रख दें, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को रख दें, तब तो नहीं आया ना। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया, लाइक इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल नोट्स की तरह। जैसे ट्राई का मतलब तीन होता है, ऑक्टेव्स के अंदर ऑक्ट आया है, और ऑक्ट का मतलब 8 होता है, 8 होता है मतलब। ठीक है, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, सेम बात। एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़ दिया जाए
तो जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो टेबल बनाई, अपना क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने सभी ने जो एलिमेंट्स रखे हैं, अरेंज किए हैं, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट से ही किए हैं। ये आप बात ध्यान से सुन लेना। सभी साइंटिस्टों ने, लास्ट वाला मैं बताऊंगा वो चेंज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला, बाकी सभी ने क्या किया है, जो अरेंजमेंट किया है एलिमेंट्स का, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट के हिसाब से किया है। देन एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट एलिमेंट। और क्या बोला कि जो आठवां एलिमेंट आएगा, आठवां जो एलिमेंट आएगा उसकी सेम प्रॉपर्टी होगी किससे, फर्स्ट वाले से। ठीक है, कैसे, देखिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में। जो हमारा म्यूजिकल नोट्स होता है, सा रे गा मा पा दा नी सा, सारे गा मा पा दा नी सा, तो इसके बाद सा रिपीट हो गया ना, यानी वापस नी से सा आ गया। वैसे ही आपके पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उस फ्लोरीन के बाद सोडियम जैसी आया तो उसे सोडियम की प्रॉपर्टीज आपकी लिथियम के साथ मैच होगी। यानी जो एट्थ एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी उससे फर्स्ट वाले के साथ होगी। फिर अरेंज किया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम, तो पोटाशियम फिर आठवां एलिमेंट है, उसकी फिर प्रॉपर्टी मैच होगी। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आठवां है, बोरोन के बाद आठवां एल्यूमिनियम है, फिर कार्बन के बाद सिलिकॉन है। ये सबका 8-8 का अंतर है, यानी इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है बच्चों, रिपीट हो रही है। आठवां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। फेल कहाँ हुआ, कमी कहाँ थी, जब नोबल गैसेज की खोज हुई, जैसे फ्लोरीन के बाद नियोन आया, क्लोरीन के बाद आर्गन आया, तो आठवां एलिमेंट तो ये बना ना, नियोन और आर्गन। लिथियम 1, बेरिलियम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पर नियोन की प्रॉपर्टी तो सेम नहीं है, इस कारण ये फेल हो गया। दूसरा, ये वैलिड था F2 कैल्शियम तक की। कहाँ तक वैलिड था, कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, कैल्शियम के बाद कौन सा आता है, स्कैंडियम, जबकि स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के बराबर या सिमिलर नहीं है, तो ये फिर फेल हो गया। तो इसकी ये दो कमियां थी बच्चों। फेल होने का कारण, फेल्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, ये नोबल गैसेज या इनर्ट गैस की जो खोज हुई उनकी डिस्कवरी उस कारण फेल हुआ, और वैलिड था ओनली अप टू कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद आया लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। लोथर मेयर प्लॉटेड ए कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में उन्होंने एक ग्राफ बनाया। कैसा ग्राफ है वो भी बात करेंगे। एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकालना, एटॉमिक मास डिवाइड बाय एटॉमिक डेंसिटी, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और इन सभी के आगे वर्ड लगा दूं एटॉमिक, एटॉमिक डेंसिटी, मास के आगे लगा दिया एटॉमिक, एटॉमिक मास, वॉल्यूम के आगे लगा दिया एटॉमिक, तो एटॉमिक वॉल्यूम। और यहाँ से एटॉमिक वॉल्यूम निकालने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लें, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर इधर आ जाएगा तो डेंसिटी नीचे आ जाएगी, यानी मास अपॉन में डेंसिटी किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के बराबर। ये था भी इनका। एटॉमिक वेट लिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एटॉमिक वॉल्यूम लिया वाई एक्सिस के लॉन्ग, और इनका ग्राफ ऐसा आया, कुछ आ रहा है। अब बच्चों इसमें ध्यान से देखना, ये ग्राफ जब ऐसे जाता है, ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उस अपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और ये जो नीचे वाला होता है ना, इनको बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं, ट्रफ। जब ट्रफ से क्रेस्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ फिर क्रेस्ट आ गया बच्चों, ये फिर वापस क्या आ गया, क्रेस्ट। ट्रफ से क्रेस्ट की तरफ जाएंगे उसको बोलते हैं असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में। किससे क्रम में, बढ़ते असेंडिंग। और जब क्रेस्ट से ट्रफ आएंगे तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग, घटते हुए क्रम में। 4 वर्ड याद रखने हैं, क्रेस्ट, ट्रफ, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब इसके अंदर देखिए थोड़ा सा, अगर यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के हैं, है ना। थोड़ा बहुत तो 10th के अंदर पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, आपकी यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का चैप्टर 5 यही कहता था पीरियोडिक टेबल, उसमें आया हो, कुछ थोड़ा बहुत तो याद आ रहा होगा। तो ये होते थे अल्कली मेटल्स। क्या होते थे, अल्कली मेटल। ग्रुप फर्स्ट का क्या नाम था, अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल कहाँ पे आएंगे बच्चों,
अल्कली मेटल्स आपके आएंगे क्रस्ट। जहां जहां क्रस्ट आएगा, जहां जहां पीक पॉइंट होंगे, वहां अल्कली मेटल्स होंगे। और जो इसका डिसेंडिंग होगा, जैसे लिथियम से ट्रफ की तरफ आए बेरिलियम, सोडियम से डिसेंडिंग की तरफ आए मैग्नीशियम, पोटेशियम से डिसेंडिंग की तरफ आए कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। इसका मतलब जैसे हम डिसेंडिंग की तरफ आते हैं तो डिसेंडिंग में कौन होता है? सेकंड ग्रुप वाला होता है। और सेकंड ग्रुप कौन क्या बोलते हैं? अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्केलाइन। और जो असेंडिंग में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? असेंडिंग में फ्लोरीन, फिर असेंडिंग में क्लोरीन, फिर असेंडिंग में गए ब्रोमीन, फिर असेंडिंग में गए आयोडीन। इसका मतलब असेंडिंग में कौन सा आता है? हेलोजन आता है। असेंडिंग में कौन सा आता है? हेलोजन आता है। फिर से सुनिए, क्रस्ट में कौन आता है बच्चों? क्रस्ट में आता है कौन? अल्कली मेटल्स। ट्रफ में आएगा ट्रांजिशन मेटल्स। आगे पढ़ेंगे ट्रांजिशन मेटल के बारे में। ट्रफ में कौन आएगा? ट्रांजिशन मेटल। असेंडिंग में कौन आएगा? असेंडिंग में आएगा हेलोजन। और डिसेंडिंग में कौन आएगा? अल्केलाइन अर्थ मेटल। याद कैसे करेंगे? बहुत आसान है, अभी करवा देते हैं। देखिए, इस तरह से हम पहुंचे। ये आपका फर्स्ट, तो ये हो गया ग्रुप फर्स्ट। फिर नीचे जाएंगे तो कौन सा ग्रुप आएगा? ग्रुप सेकंड। ठीक। और यहां आएगा आपका ट्रांजिशन। क्या आएगा? ट्रांजिशन। और ऊपर चढ़ेंगे तो क्या करेंगे? हेलो नहीं बोलोगे क्या? जब हम कहीं ऊंचाई पे जाते हैं तो नीचे वाले जो हमारे फ्रेंड होते हैं, जो नीचे खड़े रहते हैं, उसको हम हेलो नहीं बोलते ऊपर जाकर। तो जैसे ऊपर जाएंगे हेलो यानी हेलोजन। और हेलोजन कौन से होते हैं? ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप फर्स्ट लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम यानी अल्कली मेटल्स। डिसेंडिंग में ग्रुप सेकंड अल्केलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। और ट्रफ में ट्रांजिशन मेटल। याद हुआ कुछ? तो ऐसी आपके लिए ट्रिक भी आपके लिए बनाई है, रटना नहीं है, थोड़ा सा समझ के करोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? क्रस्ट अल्कली मेटल्स याद हो गया। डिसेंडिंग स्लोप में अल्केलाइन अर्थ मेटल, असेंडिंग स्लोप में एलोजन। टी से ट्रांजिशन, टी से ट्रांजिशन, टी से ट्रफ, टी से ट्रांजिशन। क्लियर है? Lothar-Meyer proposed that physical property of the elements are the periodic function of their atomic weight. Lothar-Meyer ने प्रपोज किया कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है किसके? एटॉमिक वेट की। यानी पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है जो फंक्शन कुछ पीरियड यानी कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होता हो, कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होता हो? रिपीट होता हो, उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इसका मतलब जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपकी पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट की। यानी जैसे जैसे आप उनको एटॉमिक वेट से अरेंज करोगे ना, तो कुछ इंटरवल के बाद ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। और कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल। और इसी का फायदा उठाया मेंडलीव ने। किसने उठाया? मेंडलीव ने उठाया। और जो मेंडलीव था, उन्होंने इसका लोथर-मेयर का जो रिजल्ट था उसका फायदा उठाया। फेल क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास कोई एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन नहीं था। इसके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन नहीं था। ये इसका फेलियर होने का कारण रहा। तो फेलियर रहा कि देयर इज नो प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है? तो इस एक्सपेरिमेंट का प्रैक्टिकल यूज नहीं था। क्या यूज नहीं था इसका? प्रैक्टिकल कोई यूज नहीं था। ठीक है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ बनाया। क्या बनाया उन्होंने? एक पीरियोडिक लॉ। उन्होंने कहा, क्या कहा? फिजिकल जो बोला था उसके साथ इन्होंने केमिकल भी जोड़ दिया। बस कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, और जबकि इन्होंने फिजिकल के साथ एक वर्ड और जोड़ दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। बच्चों याद कर लेना मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। यानी इसको अगर सेंटेंस को आसान किया जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन नॉन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, व्हेन द नॉन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, then the properties of the elements are repeated
आफ्टर ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स, यानी जब आप एलिमेंट नॉन एलिमेंट्स हैं जितने भी आपको पता है उनको अगर आप अरेंज करते हो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट के हिसाब से, तो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है उन एलिमेंट्स की वो रिपीट होती है एक निश्चित अंतराल के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद। पर इतना सब बोलने के बजाय अगर एक वर्ड लगा देते हो आप पीरियोडिक फंक्शन, वो काफ़ी होता है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग ही यही होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब उन्होंने मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई उस टाइम 63 एलिमेंट्स ही नोन थे। अभी प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट्स नोन है, बट उस टाइम कितने एलिमेंट्स थे? 63 एलिमेंट्स। नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड, उस टाइम तक नोबल गैसेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी। फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम, पहला साइंटिस्ट था मेंडलीव ऐसा जिन्होंने नॉन एलिमेंट्स को अरेंज किया हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम के अंदर। हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड्स एंड देयर वर 7 पीरियड्स, जो इस तरह से जो लाइनिंग थी उनको बोला गया पीरियड्स। और ये कितने थे बच्चों? 7 थे। कितने थे? और जो ऐसी लाइन थी जिनको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम, कुछ ऐसी भी थी कुछ ऐसी भी थी, ठीक है ना। तो जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको बोला जाता है ग्रुप, और ये कितने थे? 8। ईच ग्रुप अप टू 7th, 8 में से 7 ग्रुप को डिवाइड किया गया था ए और बी। जैसे ये ग्रुप है, इस ग्रुप को भी फिर डिवाइड कर दिया गया 2 कैटेगरी के अंदर, एक का नाम दिया ए और एक का नाम दिया बी। आई बात समझे? तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता थी? मेंडलीव एक पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने नॉन एलिमेंट्स को अरेंज किया हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में। हॉरिजॉन्टल रो को बोला गया पीरियड्स जो कि 7 थे, वर्टिकल कॉलम को बोला गया ग्रुप जो कि 8 थे, और जो 7 ग्रुप थे उन 7 ग्रुप को डिवाइड किया गया था, सब डिवाइड कर दिया गया था 2 ग्रुप के अंदर, ए और बी के अंदर। और जब इन्होंने मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस टाइम 63 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, फायदे क्या थे, मेरिट्स क्या थे, डीमेरिट्स क्या थे? बच्चों इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने एक ध्यान और रखा, इन्होंने जब आपकी ये जो टेबल बना रहा था, मान लीजिए ये टेबल है इसकी, ठीक है, इस तरह से इस टेबल के अंदर जो एलिमेंट रख रहा था एक्स वाई जेड जो भी ए बी सी, तो उन्होंने क्या किया, एक एटॉमिक वेट के हिसाब से तो अरेंज कर रहा था भी, पहले वो रखूं जिसका एटॉमिक वेट कम होगा, फिर बाद में वो लगाऊंगा जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा। बट उन्होंने उसके साथ साथ एक बात और ध्यान दी, और वो ध्यान क्या दी उन्होंने कि वो ये भी देख रहा था कि मैं एक्स के नीचे वही एलिमेंट रखूँ जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, फिर ए के नीचे फिर वही एलिमेंट रखूँ जिनकी प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। तो इन्होंने इस तरह से रखा, और जब प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी तो उन्होंने कुछ गैप खाली छोड़ दिए। जैसे मान लो यहाँ डी मान लेता हूँ, यहाँ ई मान लेता हूँ, और ये ग्रुप क्या छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। अब जब मेंडलीव से ये क्वेश्चन किया गया कि ये खाली क्यों छोड़ा है, तो उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। मान लो उन्होंने, उनका आंसर क्या था, उनका आंसर ये था कि ये जो गैप मैंने यहाँ पे रखे हैं वो गैप अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के हैं। इसका मतलब आपको पता चल गया कि अभी एलिमेंट की डिस्कवरी होना बाकी है, और जब उनकी डिस्कवरी होगी तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ये होगी, क्योंकि जब ये वाला जो एलिमेंट खोज किया जाएगा तो उनकी प्रॉपर्टी वाई एलिमेंट और बी एलिमेंट की क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब उस प्रॉपर्टी से भी हमें हेल्प मिल जाती है कि वो एलिमेंट्स कहाँ मिलेगा, तो डिस्कवरी करने में मदद मिली। दूसरा, मैंने ये कहा कि एक्स वाई जेड को एटॉमिक वेट के साथ साथ वो ये भी कर रहा था कि मैं उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से रखूं, तो कुछ एटॉमिक वेट का जो ऑर्डर था वो गड़बड़ा गया। जैसे इन्होंने क्या किया, हल्के वाला पहले रखना था, भारी वाला बाद में रखना था। मतलब हल्के मतलब जिसका एटॉमिक वेट कम था, और जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा था उनको बाद में रखना था। बट उन्होंने क्या किया, फिर जो भारी था उनको पहले रख दिया, जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा था, एटॉमिक वेट कम था उसको बाद में रख दिया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी तो मैच कर रहा था ना। वो केवल वही बॉक्स में एलिमेंट रख रहा था जिनके ऊपर या नीचे उन जो बॉक्स में एलिमेंट रखे गए उनके साथ प्रॉपर्टी क्या हो रही हो, मैच हो रही हो। तो जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया, भाई ये क्या कर दिया, आप तो कह रहे हो कि नॉन एलिमेंट्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट से, तो उन्होंने कहा कि मेरे अगर टेबल बिल्कुल सही जा रही है तो कहीं ना कहीं इसके एटॉमिक वेट में गड़बड़ है, आप इनको दोबारा से मेजर कीजिए। हो सकता है जब आपने एटॉमिक वेट मेजर किया वो आपने गलत मेजर किया हो, रॉन्ग आया हो आपका, तो उसकी बात भी सच निकली। जब उनको दोबारा से उनका एटॉमिक वेट मेजर करके देखा गया तो पता चला कि बिल्कुल एटॉमिक वेट क्या थे हमारे पास है, गलत थे। ठीक है,
तो ये उसकी मेड थी। मेंडलीव है प्रिडिक्ट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स विच वर नॉट नोन एट दैट टाइम, उस टाइम नोन नहीं थे, फिर भी उनकी प्रॉपर्टीज पता लगा दी। सिलिकॉन के नीचे जो गैप खाली था उनको बोला एक्का सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के नीचे जो गैप था उनको बोला एक्का एल्यूमिनियम, बोरोन के नीचे था उनको बोला एक्का बोरोन। एक्का का मतलब होता है आने वाला, ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है, यानी आने वाला है कोई एलिमेंट, ठीक है। सिलिकॉन के बाद क्या भी कह सकते हैं इसको, जर्मेनियम, सिलिकॉन के बाद गैलियम, एल्यूमिनियम के बाद बोरॉन, स्कैंडियम। अब आपसे ये पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन, एक का सिलिकॉन का क्या नाम था, तो ये कैसे याद रखोगे, सी से याद रखो सीता, जी से याद रखो गीता, एल्यूमिनियम से याद रखो एल्यूमिनियम, गैलियम से याद रखो ग, बोरॉन का रखो बी, और स्कैंडियम का रखो एससी। यानी सीता और गीता ने अलग अलग बीएससी की, सीता और गीता ने क्या की, अलग अलग बीएससी। अब कोई +2 में आप साथ हो, पर बीएससी साथ करो जरूरी नहीं है, अलग अलग कर सकते हो ना। तो सीता और गीता ने अलग अलग बीएससी की, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट अगर मेरिट्स और की बात की जाए तो मेंडली करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स विच वर रॉन्गली कैलकुलेटेड बिफोर। जो आपके पास मेंडलीव ने करेक्ट किया एटॉमिक वेट का कुछ एलिमेंट का, जो कि पहले रॉन्गली कैलकुलेटेड किया गया था, गलत कैलकुलेट किया गया था, और वो कौन कौन से थे, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम। कई बार पूछ लिया जाता है किन किन मेटल का एटॉमिक वेट ठीक, सॉरी मेटल नहीं, किन किन एलिमेंट का एटॉमिक वेट ठीक किया गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। तो कहते हैं ना, कोई यूं ही कोई एक ऐसा मतलब शायरी में होता है ना, तो आप आगे खुद जोड़ लेना, यूं ही कोई। तो वैसे ही यूं कोई बेईमान इंसान नहीं आता, यानी इंसान के मन में बेईमानी नहीं आती। और बेईमानी कब आती है, जब उसको गोल्ड और प्लेटिनम मिल जाए, जब उसको सोना मिल जाए। सोना कितना महंगा होता है, सब चाहते रखते हैं ना सोने। प्लेटिनम भी वैसा ही है बच्चों, ठीक है, प्लेटिनम उससे भी महंगा है। तो यूं ही इंसान बेईमान नहीं होता, बेईमानी उसको जो पैसा है वो बनाती है, यानी गोल्ड और प्लेटिनम उसको मिल जाए तब, ठीक है ना। तो इनको भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। यू से यूरेनियम, बेईमान से बेरिलियम, इंसान से इंडियम, ईएन इंसान, ठीक है, और गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। फेलियर होने का कारण क्या था, नो सेपरेट प्लेस वेयर गिवन टू आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। हमने एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम लेके स्टडी की, तो पता चला कि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप थे, ठीक है, तो उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। अगर एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंजमेंट किया है तो आइसोटोप को अलग अलग जगह देनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं किया, ठीक है। सिंस एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, सो आइसोटोप शुड आल्सो हैव बीन गिवन ए सेपरेट स्पेस इन पीरियोडिक टेबल। तो उसको अलग जगह देनी चाहिए थी, बट ऐसी उसने टेबल में कोई जगह नहीं बनी। और फेलियर का क्या कारण था, सम एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक मास वर केप्ट बिफोर लोअर एटॉमिक मास विच कंट्राडिक्ट्स मेंडलीव रूल। सबके सही हुए कोई जरूरी नहीं थे, मेंडलीव ने कहा कि गलत हो सकते हैं, आप इनको दोबारा से कैलकुलेट करो। तो हमें पता चला कि वो पहले रॉन्गली कैलकुलेटेड थे, बट सबके नहीं थे। इसलिए कॉपर, निकल, टेलुरियम और आयोडीन। तो आप देखिए, कॉपर को पहले रखा गया निकल से, हालांकि कॉपर का एटॉमिक वेट ज़्यादा है, निकल के बाद में आना चाहिए था, पर पहले रख दिया, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज को भी तो ध्यान में दे रहा था ना, उनको भी प्रायोरिटी दे रहा था। टेलुरियम का एटॉमिक मास ज़्यादा है, आयोडीन का कम है, और मेंडली पीरियोडिक टेबल के अंदर आयोडीन से पहले कौन रखा गया, टेलुरियम रखा गया, ठीक है। तो ये भी फेलियर था। उसके बाद आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया था हेनरी मोसले ने। किसने प्रपोज किया था, हेनरी मोसले ने। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो प्रपोज किसके द्वारा की गई थी, मोसले के द्वारा। और मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल थी वो बेस्ड थी एटॉमिक नंबर में। और इसमें कई बार ऐसा भी आता है बच्चों कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कोई नया लॉ नहीं है, थोड़ा सा आपको चेंज करना है।
जहाँ पे एटॉमिक वेट था वहाँ एटॉमिक नंबर कर देना। यानी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो मेंडली पीरियोडिक लॉ से ही याद करना है। जो मेंडली पीरियोडिक लॉ था, जहाँ उस मेंडली पीरियोडिक लॉ के अंदर एटॉमिक वेट था उसको रिप्लेस कर देना है एटॉमिक नंबर से, बाकी सारा सेम रहेगा। ये कहते हैं कि जब नॉन एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर के हिसाब से, नॉट एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट करें, तो आपके पास एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होती है। मोस्ले डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही bombarded high speed electron on different metal surface and obtained एक्सरे। मोस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने एक बम्बार्डमेंट का मतलब बमबारी की, बहुत स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, उनकी बमबारी की थी डिफरेंट मेटल सरफेस के ऊपर और ऑब्टेन की उन्होंने क्या, एक्सरे, और उनसे उन्होंने ग्राफ बनाया और रिजल्ट निकाला। ये लो जी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट मोस्ले कंक्लूडेड दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वो किसका फंक्शन है, एटॉमिक नंबर का। दिस इज आल्सो नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, समझ में आया। ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें 118 एलिमेंट्स नोन हैं। एक बार थोड़ा सा ये जो महल हम तैयार करेंगे, आज थोड़ी सी नींव रखी है और ये महल तैयार होना है बच्चों आपका। और जो ये महल जिसका तैयार हो जाएगा वो केमिस्ट्री में भी एक अच्छी कामयाबी हासिल कर लेगा। पर डरिए नहीं, इतना बड़ा महल, ये जो स्तंभ इनके बने हुए हैं, ये जो बड़े बड़े इसमें आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कलर के आपको रूम दिखाई दे रहे हैं, सब तैयार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज हमने इनकी नींव ही रखी। बच्चों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कर सकते हो, इसको लाइक कर सकते हो। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, आपसे मतलब हर एक वीडियो जो भी आए वो आपसे हम आपके साथ कांटेक्ट कर पाएँ, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।